नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं यूपी की बात। आज इस शो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में। बात छात्रों की होगी, बात रोजगार की होगी और इस चर्चा में मेरे साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी उत्कर्ष जुड़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो और आज की पहली खबर का रुख करते हैं। उत्कर्ष, आपसे सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि ये मामला क्या है? 69,000 शिक्षकों की भर्ती का ये जो पूरा प्रकरण है, ये इतना चर्चित क्यों है? चर्चा में क्यों है? देखिए, ये मामला 2018 से ही चर्चा में है वरुण। 2018 में ये जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती है, इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 2018 में जब नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके बाद जो परीक्षाएं हुई 2019 आते आते तक इस मामले में विवाद सामने आया। विवाद ये था कि कुल 69,000 शिक्षकों की, और इसीलिए हम इसको 69,000 शिक्षक भर्ती कहते हैं कि कुल 69,000 पोस्ट थी, पोजीशन थी जिस पर भर्तियां होनी थी। अब हुआ ये था कि इसमें हर भर्ती की तरह आरक्षण कोटा होता है, आरक्षित वर्ग के लिए जगह होती है। जो आरोप लगे वो आरोप ये लगे अभ्यर्थियों की ओर से कि जो आरक्षित कोटा था उसमें सही तरीके से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, यानी कि आरक्षण का जो लाभ अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अभ्यर्थियों ने इसको लेकर शिकायत की, मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में पहली बार ये हुआ था कि सरकार ने ये माना था कि कुछ आरक्षित पदों पर गड़बड़ हुई है, वहां पर सही तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं हुआ। उसे कुल भर्ती का करीब करीब 10% माना गया। 6800 सीटों को लेकर ये बात हुई, लेकिन जो अभ्यर्थी थे, जो लगातार आरक्षित वर्ग में सही बंटवारे की बात नहीं कर रहे थे, सही चयन की बात नहीं कर रहे थे, उनका आरोप था कि 19,000 पदों पर गड़बड़ियां हुई है और उसको लेकर एक विवाद था जो चलता रहा। अभ्यर्थियों ने इस बीच में अदालत से लेकर तमाम बड़े मंत्रियों का, बंगलों का, सबका रुख किया। वो कोशिश करते थे कि एक नई मेरिट लिस्ट आरक्षित वर्ग को लेकर आए और इस मामले में शुरुआती तौर पर जो अदालतों का रुख था वो बहुत साफ था। अदालतें जो 6,800 पद हैं जिसको लेकर गड़बड़ी की बात स्वीकारी गई थी, उसको लेकर निर्देश देने को तैयार थी कि इसकी मेरिट फिर से आए, लेकिन जो समय सीमा तय सीमा दी गई थी सरकार को, उस दौरान कोई भी ऐसी दोबारा या संशोधित मेरिट नहीं आई और उसके बाद अभ्यर्थियों ने दोबारा कोर्ट का रुख किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने, पहले इस मामले में सिंगल बेंच ने फैसला दिया था, डबल बेंच ने जब कल ये फैसला दिया है तो अब हाल ये है कि 3 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार को 69,000 शिक्षकों की एक नई सूची जारी करनी होगी, एक फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी, जिसमें सभी प्रकार की आरक्षण नियमावलियों का भी ध्यान रखना होगा। यानी जितने तरीके के आरक्षित कोटे होते हैं उसका ध्यान रखते हुए 69,000 शिक्षकों की एक नई सूची उत्तर प्रदेश को जारी करनी होगी। अब ये हाईकोर्ट का आदेश है वरुण। जी, उत्कर्ष, तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में मंथन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। उत्कर्ष, इस बैठक को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बैठक को लेकर जो जानकारी मिली है और जैसा आपने कहा, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है सरकार के लिए, छोटी मोटी संख्या नहीं है। 69,000 संख्या है, अगर इसको राउंड फिगर में आप 70,000 मान लें और ये मान लें कि एक परिवार 4 से 5 लोगों का होता है वरुण, तो करीब करीब 3.5 लाख परिवार सीधा सीधा इस फैसले से प्रभावित होते, 3.5 लाख लोग, माफ कीजिएगा, इस फैसले से सीधा प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर तब जब प्रदेश में उपचुनाव होना है। ये मामला उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है हम आगे इस पर बात करेंगे, लेकिन अब ये सियासी प्रकरण भी बन गया है, सियासी लड़ाई का अखाड़ा भी बनता दिखाई दे रहा है और इसीलिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जो तमाम बेसिक शिक्षा विभाग है उसके अधिकारियों, मंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई है। जानकारी के मुताबिक शाम 5 बजे ये बैठक होगी और ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर ही होगी। इस बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं, मैं वही जानकारी अभी देख रहा हूं, जो मेरे पास जानकारी है, ये बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्रियों के साथ साथ जो विभाग के प्रमुख सचिव हैं, जो जरूरी अधिकारी हैं और साथ ही साथ अदालत में सरकार का पक्ष रखने वाली जो वकीलों की टीम है, उनके भी मौजूद रहने की संभावना है। क्या संभावनाएं या क्या विकल्प हो सकते हैं जिसको उत्तर प्रदेश सरकार अब आगे कोर्ट में लेकर जा सकती है, उस पर मंथन होगा। जानकारी मिली है कि सरकार अगर फ्रेश सूची बनाती है तो उसके क्या फायदे नुकसान हैं, अगर सरकार इस मामले में दोबारा कोर्ट में जाती है तो फायदे नुकसान क्या है, और अगर सूची को सच में इसी तरीके से बनाना पड़ा तो उसमें कितना वक्त संसाधन लगेंगे। और अभी जिनको नौकरी मिली है, क्योंकि फ्रेश सूची के बाद एक बात तो साफ है वरुण की, जिन सीटों पर विवाद है और जहां नौकरियां दी जा चुकी है, उनकी नौकरियों पर भी एक खतरा सा दिखाई दे रहा है। तो उनका क्या होगा, उनको कैसे समायोजित किया जाएगा या उनका भविष्य का क्या होगा,
इन तमाम सवालों पर कल मंथन होगा और कल मेरे ख्याल से इसी वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 5 बजे बैठक बुलाई गई है और जितना गंभीर ये मसला है, आप मान के चलिए करीब 1 से 2 घंटा लगेगा कि मुख्यमंत्री के सामने, क्योंकि विभाग अपना एक प्रेजेंटेशन रखेगा, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, उस फैसले को केयरफुली पढ़ा जा रहा है। हम जिस बात कर रहे हैं वो मोइन पॉइंटर है, जो सबसे मुख्य आदेश आया है वो फ्रेश सूची बनाने का आदेश आया है, या उसमें आरक्षण की बात को सम्मिलित करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। लेकिन एक लंबा चौड़ा आदेश है, विभाग उसको पढ़ रहा है, पहले वो बताया जाएगा, फिर जैसा मैंने आपको कहा कम से कम 3 एंगल ऐसे हैं जिस पर डिस्कशन करने के बाद सूत्रों के जरिए मुझे पता चली, उन तीनों एंगलों पर बातचीत होगी और फिर हो सकता है सरकार को कौन सा कदम आगे उठाना है, या वो तीनों में से या फिर कोई चौथा, या इन तीनों में से कौन सा कदम सरकार उठाती है, ये कल ही इस वक्त जब हम बात करें मुझे लगता है थोड़ी सी स्थिति तब तक स्पष्ट हो पाएगी। जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के फैसले को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वागत योग्य बताया है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कोर्ट के फैसले को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उत्कर्ष, इन दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है और इस मामले पर क्या किसी और पार्टी ने भी कोई बयान दिया है? देखिए, एक बात आश्चर्यजनक थोड़ी सी लखनऊ में जैसे मानी जा रही है वरुण, मुझे लगता है आप इसको बेहतर तरीके से समझेंगे और हमारे दर्शक भी, कि जो फैसला सरकार के लिए झटका है, सरकार के ही चेहरों में से मतलब जो मंत्री हैं वो और उप मुख्यमंत्री खुद इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है क्योंकि इस फैसले को उस आरक्षण के आधार पर खारिज किया गया कि उसमें गड़बड़ हुई है, और आरक्षण एक ऐसा मुद्दा हम सभी ने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा था। उपचुनाव से पहले कोई भी आरक्षण में किसी भी तरीके की गड़बड़ी का अगर कोर्ट ने कोई ऐसी टिप्पणी की, आदेश कैसे नेतार्थ निकाले जा रहे हैं, तो कोई भी समर्थन नहीं करना चाहता। जहां तक केशव प्रसाद मौर्य की बात है, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने लिखा कि शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। और सामाजिक न्याय एक ऐसा शब्द है जो पिछले कुछ दिनों में आपने समाजवादी पार्टी के मुंह से काफी सुना होगा, लेकिन अब केशव मौर्य से बोलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन पिछड़े और दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया है, मैं इनका स्वागत करता हूं। मायावती ने कहा कि यह फैसला बताता है कि सरकार ने निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ काम नहीं किया। 2019 में ही अगर इस सूची को रद्द कर दिया जाता, अब हाईकोर्ट ने जो इसे 3 महीने में बनाने को कहा है, तो इससे साबित होता है कि सरकार ने ईमानदारी से काम नहीं किया। अब जब सूची बने तो आरक्षण वर्ग के पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में पेपर लीक, भर्तियों में इस तरीके की गड़बड़ियां होना, ये सरकार की एक इमेज बनती जा रही है। शिक्षा व्यवस्था के हाल बुरे हैं, इस पर काम करना चाहिए। पल्लवी पटेल का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, और उन्होंने ये अभ्यर्थियों के कहा है कि जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है, कोर्ट की लड़ाई को लड़ा है, अब देखिए उनकी मदद किस तरीके से हुई है। जहां तक आपने पूछा, कई और ऐसे रिएक्शन है वरुण जो इस पर हमको दिखाई दिए हैं, कई और ऐसे नेता हैं जिनके इस पर रिएक्शन आए हैं। अगर अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि अब अगर सरकार जो दोबारा सूची बनाएगी वो उस पर निगाह रखेंगे कि उसमें गड़बड़ी ना हो। उन्होंने भी यही बात कही कि कोर्ट की ओर से आया आदेश बताता है कि सरकार ने अपने फैसले में गड़बड़ की थी। सरकार ने जो सूची बनाई थी पहले, या 69,000 शिक्षकों की जो लिस्ट आई थी, वो गलत लिस्ट थी। कांग्रेस ने कहा कि यह फैसला बताता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आरक्षण विरोधी है, इसलिए आरक्षित वर्ग में गड़बड़ी की गई। अब न्याय की और संविधान की जीत हुई है। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों से पहले आरक्षण के मसले पर किसी फैसले को आना, यह अपने आप में जितना एक संवैधानिक मामला है वरुण, या न्यायिक मामला है, उससे ज्यादा, या प्रक्रिया का मामला है शिक्षकों की दृष्टि से देखा जाए, उससे ज्यादा ये एक राजनीति का मामला भी बनता नजर आ रहा है। जी। उत्तर प्रदेश में अगस्त महीने में 5 तारीखें बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। प्रदेश में 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को पुलिस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, और ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है। उत्कर्ष, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इस पर एक लंबी बहस के बाद, करीब 6 महीने के बाद यूपी पुलिस की जो भर्ती प्रक्रिया है या परीक्षा है, वो दोबारा होने जा रही है। हम सभी को पता है कि इस साल में फरवरी में परीक्षा होनी थी, पेपर लीक हुआ। पेपर लीक के सबूत मिलने के बाद इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने निरस्त कर दिया था। उस वक्त इस परीक्षा को टाल दिया गया था, और वो जो परीक्षा होनी थी, वो जो प्रश्न पत्र था, उसे तो खारिज कर दिया गया था।
और उसके बाद सवाल उठे थे, जिसका हमने देखा था कि चुनावों के दौरान भी खूब प्रचार प्रसार हुआ था। अब दोबारा ये परीक्षा हो रही है, इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं वरुण। पहला, जैसा आपने तारीखों को बता दिया, 5 दिन ये परीक्षा होगी और बीच में चूंकि जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है, इसलिए हमको एक लंबा गैप दिख रहा है, वरना करीब करीब बैक टू बैक ये परीक्षा हो रही है। 5 दिनों में 10 पालियों में, यानी हर दिन 2-2 शिफ्टों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इस बार सेंटर बनाने में काफी खास ध्यान रखा गया है। कोई भी सेंटर किसी भी बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं बनाए गए हैं। उनका, सरकार का यह मानना है कि सुदूर में जब सेंटर होते हैं तो गड़बड़ियां या फिर यातायात व्यवस्था, उन तमाम चीजों पर दिक्कत होती है। इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस खुद एक एजेंसी है। पिछली बार थर्ड पार्टी एग्जाम हुए थे, हमने देखा था एक कंपनी जिसका नाम आया था, उस कंपनी के खिलाफ मुकदमे हुए, यूपीएसटीएफ उस मामले की जांच कर ही रही है, लेकिन किसी और के हाथ में परीक्षा को देने से किस तरीके से खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा था वो भी दिखा था। इस बार उत्तर प्रदेश का जो चयन आयोग है और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश जो भर्ती बोर्ड है, उत्तर प्रदेश पुलिस, ये एक समन्वय करके मूल रूप से जो भर्ती बोर्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस इस परीक्षा को कराने जा रहे हैं। जो तमाम अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा था, विड्रॉ नहीं किया था, जिनके प्रवेश पत्र आए थे, वो सभी के सभी इस परीक्षा में बैठने के लिए दोबारा पात्र होंगे। यानी कि कोई नया फॉर्म किसी को नहीं भरना होगा। और अब तो बस वो तारीखें पास आती जा रही है जब हम इस परीक्षा को होते हुए देखेंगे वरुण। जी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के एडमिट कार्ड के इंतजार के बीच भर्ती बोर्ड ने परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की हैं। उत्कर्ष, सवाल ये कि ये गाइडलाइंस क्या हैं, एडमिट कार्ड कब आएगा, यूपी पुलिस परीक्षा सिटी स्लिप कैसे डाउनलोड करें? अगर ये जो थोड़ी ऐसी जानकारियां हैं, अगर आप इनके बारे में कुछ बता पाएं तो। बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि इस वक्त जो एडमिट कार्ड हैं वो अभी जारी नहीं हुए हैं। अभी एक स्लिप जारी हुई है। ये जो डाउनलोड करने का हॉल टिकट जिसे हम कहते हैं, कि वो शाम 5 बजे 20 अगस्त को, ये 20 अगस्त शाम को 5 बजे ये जारी होगा। यूपी, उत्तर प्रदेश का यूपी, उसके बाद पीबी पुलिस भर्ती प्रवेश बोर्ड, मतलब पुलिस भर्ती परीक्षा बोर्ड, UPPB.gov.in, ये वेबसाइट है जिस पे आप जाकर, हमारे तमाम दर्शक जो देख रहे हैं और जो इस भर्ती प्रक्रिया में शायद शामिल होना चाहते हैं या उन्होंने पहले दिया हो, तो वो इस पर जाकर 20 अगस्त की शाम को 5 बजे जब आप इस पर लॉगिन करेंगे तो ये लिंक ओपन हो जाएगा जहां से जो एडमिट कार्ड होता है वो डाउनलोड किया जा सकेगा। गाइडलाइंस जैसा आपने मुझसे पूछा, तो वैसे तो एडमिट कार्ड में तमाम गाइडलाइन लिखी होगी, लेकिन फिर भी कुछ बातें जिसका ख्याल रखा जाए। कई बार हम तमाम दिशा निर्देशों को पढ़ने में चूक कर जाते हैं। 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। अब 2 घंटे पहले पहुंचे, ये सबसे ज्यादा मुफीद होगा। 30 मिनट पहले परीक्षा से जो केंद्र का गेट है वो बंद हो जाएगा। यानी अगर सुबह 7 बजे परीक्षा है तो 6:30 बजे गेट बंद हो जाएंगे और उसके बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जिन लोगों ने आधार नंबर अपना नहीं दिया था पिछली बार जब आवेदन किया गया था, उन्हें आवंटित समय के भीतर सत्यापन पूरा करने के लिए परीक्षा से 2 घंटे पहले आना होगा। वहां पर आधार वेरिफिकेशन होगा और इसलिए 2 घंटे की समय रखा गया है। जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा देने जाएंगे उनको सेंटर पर पहुंच के अपना एडमिट कार्ड और एक पहचान पत्र जिसमें मूल रूप से आधार है, क्योंकि वेरिफिकेशन उसी के जरिए होना है, वो साथ में लाना होगा। पेन को लेकर भी एक गाइडलाइन है वरुण की, बॉल पॉइंट पेन ही लेकर जा सकते हैं जो कि नीला या काले रंग का होगा। उसकी जो रिफिल होगी या सही होगी। हरे, लाल जो बाकी रंग होते हैं उनका प्रयोग आप नहीं कर सकते। इंक पेन, जेल पेन, या फिर हम जैसा देखते हैं कि कई बार कई तरीके का पेन मार्केट में है, बॉल पॉइंट पेन यानी कि जिसको हम निब वाला पेन आमतौर पर कहते हैं वो। इसके अलावा कोई भी अभ्यर्थी किसी भी तरीके की ऐसी गतिविधि में पाया गया जो कि परीक्षा के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ होगी, तो उसको परीक्षा में बैठने से पहले ही इनकार किया जा सकता है। कोई भी, अब मैं कुछ एक चीजों को बता देता हूं कि क्या कुछ लेकर आप परीक्षा हॉल में नहीं जा सकते। किसी भी तरीके का रिटन टेक्स्ट, कोई भी लिखित सामग्री, कोई कागज का टुकड़ा आपकी जेब में हो, किसी भी तरीके का ज्यामितीय उपकरण, यानी कि हम जैसे कहते हैं कि शुद्ध हिंदी में कहें तो हम जो बोलते थे स्केल में अपने चांदा हो, रिक्टर स्केल हो, कोई भी इस तरीके की स्केल आप नहीं ले जा सकते। प्लास्टिक के पाउच आप नहीं ले जा सकते। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेकर नहीं जा सकते। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिनमें खासतौर पर नए जो डेबिट कार्ड है जिनमें चिप लगी होती है, कोई ब्लैंक कॉपी, पेन ड्राइव, इरेजर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के इलेक्ट्रॉनिक पेन, जो इलेक्ट्रॉनिक पेन आते हैं, स्कैनर या डिजिटल पेन, मोबाइल फोन भी अलाउ नहीं होगा। कैमरा, किसी भी तरह की डिजिटल चाबी
जो कि आजकल होता है कि गाड़ियों में कई बार हम देखते हैं कि हमारी जो गाड़ियां होती है वो इलेक्ट्रिक की होती हैं, डिजिटल वॉच, आभूषण, स्मार्ट वॉच, कोई भी घड़ी, इसके अलावा ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन जैसी, और इसके अलावा पर्स, वॉलेट या धूप का चश्मा, हैंडबैग, इन सबको परीक्षा केंद्र में परीक्षा देते वक्त अंदर नहीं ले जाया जा सकेगा वरुण। जी। चलिए उत्कर्ष, अब बात कन्नौज केस की करते हैं। कन्नौज जिले में कॉलेज में 14 साल की एक किशोरी से दुष्कर्म के आरोपों में घिरे पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव का कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को डीएनए सैंपल ले लिया गया। कोर्ट के पूछने पर खुद आरोपी ने भी इसकी रजामंदी दी थी। देर शाम मेडिकल टीम ने जिला जेल पहुंचकर आरोपी का नमूना इकट्ठा किया। उत्कर्ष, अब इसके आगे प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, कल हम बात कर रहे थे और कल ही मैंने आपसे कहा था कि नवाब सिंह ने वीडियो बिल्कुल। कॉन्फ्रेंसिंग में, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, सीधी अनुमति भी नहीं थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की गई थी, और मैंने कहा था कि जब हम बात कर रहे हैं शायद तब सैंपल लिया गया हो, लिया जा रहा हो, या उसके बाद लिया जाए, और ये कमोबेश तभी हुआ। देर शाम का मतलब ही होता है कि 7-8 बजे के आसपास, 5-6 बजे को हम शाम के तौर पर लेते हैं। नवाब सिंह का जो मुझे जानकारी मिली है, 5 ml ब्लड सैंपल लिया गया है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया था कि नाखून या कोई स्किन सैंपल और एक हेयर सैंपल, जैसे बाल, आप समझ लीजिए, वो लिया जाता है। इसके साथ ही साथ जिला जेल में सैंपल लिया गया। साथ में जैसा आपने कहा था, जो पीड़िता है उसका भी सैंपल ले लिया गया है। तो अब आप जो आगे प्रक्रिया की बात बोल रहे हैं, पीड़िता के मेडिकल सैंपल की, जो डीएनए सैंपल है उसको लेने के बाद अब पुलिस की निगरानी में फिलहाल पीड़िता को जिला जेल में रखा गया, और इसके साथ साथ अब दोनों जो सैंपल हैं, क्योंकि पीड़िता का सैंपल आज लिया गया और नवाब सिंह का कल सैंपल लिया गया था, तो अब ये जो दोनों सैंपल हैं ये लैब पहुंचाए जाएंगे। नवाब सिंह का सैंपल हो सकता है लैब पहुंच गया हो, पीड़िता का सैंपल आज लैब पहुंचेगा। कल इस बार की छुट्टी है और परसों राखी का त्योहार है, तो ऐसे में मंगलवार को जो प्राइमरी टेस्टिंग होती है, डीएनए की जो टेस्टिंग के लिए जो प्रक्रियाएं शुरू होती है, वो मंगलवार से शुरू होंगी। तो कई बार, वापस मैं कहूंगा, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई तरीके की अपुष्ट खबरें चलती है, लेकिन मंगलवार से पहले डीएनए सैंपलिंग में किसी भी तरीके की प्रोग्रेस होता इसको दिखाई नहीं दे रहा। और हमारे कई दर्शक सोच सकते हैं कि छुट्टी के कारण काम क्यों नहीं होते, लेकिन कई सारे सैंपल होते हैं, और जैसा मैंने पहले भी डीएनए सैंपल की चर्चाओं के दौरान कहा कि एक दिन की टेस्टिंग नहीं होती, कई सारी केमिकल रिएक्शंस, कई सारे केमिकल टेस्टिंग और कई सारी साइंटिफिक टेस्टिंग में हफ्तों का समय लगता है, महीनों अगर आप ना भी कहें तो एक इनिशियल रिपोर्ट आने में, एक प्रारंभिक रिपोर्ट आने में हफ्तों का समय लगता है। और वरुण, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या डीएनए मैचिंग हो रही है, नहीं हो रही है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा था, इस पूरे मामले में पुलिस बाकी साइंटिफिक सबूत, जिसमें कि सीसीटीवी के सीडीआर के जरिए मिली जो फुटेज है वो, और उस बारे में पुलिस ने जो जांच की है, सीडीआर जब्त कर लिए हैं। जब्त करने का मतलब है, हो सकता है पुलिस को उसमें कुछ ऐसा साक्ष्य मिला हो जिसको वो कोर्ट के सामने सुनवाई के दौरान रखना चाहे, इसलिए उनकी जब्ती हुई है वो। और जरूरत पड़ने पर किसी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, यानी कि नवाब सिंह के मोबाइल को भी ट्रेस करने की कार्रवाई आगे की जा सकती है। फिलहाल मोबाइल ट्रेसिंग की या मोबाइल जांच की कोई जानकारी पुलिस की ओर से नहीं दी गई है। अभी हमने कहा था जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जिसमें कि सीसीटीवी कैमरा है, वो फोरेंसिक टीम जो कि उस कैंपस में गई थी, वहां पर उनके द्वारा कुछ सैंपल्स लिए गए थे, वो किस बात के सैंपल है इसका खुलासा नहीं हुआ है, और उसमें भी यही संभावना है कि हो सकता है वो कोर्ट के सामने सबूत के तौर पर रखे जाएं, इसलिए उस बात को जानकारी नहीं दी जा रही है, क्योंकि उससे ट्रायल पर कोई असर ना पड़े। और अब जो डीएनए सैंपल लिया गया, जिसकी, जैसा मैंने आपको कहा कि अगले 3 दिन बाद ही प्रक्रिया हमको शुरू होती दिखाई देगी, और फिर कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि ये डीएनए सैंपलिंग के बाद जो जांच है या जो मिलान है, उसकी हम उम्मीद कब तक कर सकते हैं, वो मिलान की रिपोर्ट, डीएनए सैंपल के टेस्टिंग की रिपोर्ट कब तक आएगी, इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण मंगलवार से पहले आता दिखाई नहीं दे रहा वरुण। जी। अपनी सगी भतीजी को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख के कॉलेज पहुंची उसकी बुआ पुलिस के रडार पर हैं, निशाने पर हैं। हैरानी की बात यह है कि घटना के बाद 2 दिन तक खुलेआम घूमने वाली बुआ पिछले 3 दिन से लापता हो गई हैं। उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। पुलिस को अब तक इन बुआ का कोई सुराग नहीं मिला है। उत्कर्ष, पुलिस इस मामले में क्या कर रही है? देखिए, पुलिस ने टीम बनाई है। पुलिस का कहना है कि हर संभावित ठिकाने पर, और कन्नौज के जो कप्तान है, जिला कप्तान है, उनके ऑफिस के जरिए जो बात हुई, उनसे जो पता चला है कि इस मामले में एक टीम बनी है, पुलिस टीम, जो कि बुआ की तलाशी कर रही है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 3 दिन से वो लापता है। इसमें एक, हालांकि फैक्चुअली आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन एक करेक्शन अगर मैं करूं वरुण, तो करीब 5 दिन हो गए हैं। मंगलवार को आखिरी बार मीडिया के सामने पीड़िता की बुआ आई थी, जब उसने कोई बयान दिया था,
और उसके बाद से वो सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं दी है। हालांकि आपका जो 3 दिन का कहना है वो इसलिए सही है क्योंकि उसके बाद जब पीड़िता के माता पिता कन्नौज पहुंचे, उन्होंने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई बुधवार को। उसके बाद से गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, तीसरा दिन आज होता है जब ये पीड़िता की जो बुआ है वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर आज के दिन को पूरा खत्म मान लिया और मंगलवार को जैसे मैंने आपको कहा, तब फिर ये हो जाता है कि करीब 4 दिन से तो है नहीं और 5वां दिन रनिंग है जिसमें वो दिखाई नहीं दे रही है। और अगर इतने सेंसिटिव केस में या इतने महत्वपूर्ण केस में एक ऐसी शख्स जो कि सबसे पहले शायद जिसकी तस्वीर दिखी हो नवाब सिंह के बाद, या जिसने सबसे पहले सार्वजनिक तौर पर आकर कोई बयान दिया हो, वो कहाँ चली गई, उस पर नजर क्यों नहीं रखी गई, उस पर निगाह क्यों नहीं रखी गई? ये एक ऐसी चीज है जिसे कन्नौज पुलिस के एक फेलियर के तौर पर देखा जा रहा है, या फिर हो सकता है कन्नौज पुलिस ने कभी ये इस बारे में या इस तरीके से सोचा नहीं उस शुरुआती कुछ घंटों में कि पीड़िता की बुआ भी किसी भी तरीके से आरोपी की संलिप्त हो सकती है आरोप से, या उस पूरे घटनाक्रम से उसकी किसी नेगेटिव वे में संलिप्तता हो सकती है, किसी नकारात्मक तरीके से संलिप्तता हो सकती है। और शायद इसीलिए पीड़िता की बुआ पर उस तरीके से नजर नहीं रखी गई, जिसका खामियाजा भी हम देख रहे हैं। उसकी गवाही और उसके साथ के भी कई सारे साइंटिफिक जो प्रूफ होंगे या जो सबूत होंगे वरुण, वो बेहद अहम होंगे, क्योंकि पीड़िता की बुआ ही वो शख्स है जो पीड़िता को लेकर नवाब सिंह के उस कैंपस में पहुंची थी, उस जगह पहुंची थी, वही उसको लखनऊ ले गई थी, उसी ने फोन पर बात की थी। और क्या उसने नवाब सिंह से बात की थी, क्या किसी तरीके की मैसेज हुई थी, कब से कब तक वो कांटेक्ट में थी, ये सब कुछ तब पता चलेगा। इन सब तमाम चीजों की जानकारी तभी मिल पाएगी जब पीड़िता की बुआ को पुलिस अपनी गिरफ्त में ले सके, हिरासत में ले सके और उससे पूछताछ कर सके। लेकिन फिलहाल कोई निशान नहीं दिख रहा। पुलिस का वही एक बयान है जो मैंने आपको कल भी कहा था कि पुलिस टीम बनी है, दबिश दी जा रही है, ढूंढने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये कोशिश वाले बयान को आए भी अब 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं वरुण। सफलता नहीं दिख रही है पुलिस को पीड़िता की बुआ के मामले में, उस प्रकरण में। जी, नवाब सिंह यादव के वकील शिव कुमार ने हिरासत में लेने, गिरफ्तार करने, मौके का वीडियो वायरल होने, पीड़ित किशोरी के बयान के समय और उसके साथ मौजूद महिला को मौके पर ही न पकड़ने से जुड़े तमाम सवाल किए हैं। और इन सवालों पर जो वकील ने कहा, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है उत्कर्ष। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं चर्चा हो रही है, ये सवाल कहाँ हुए ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं वरुण। आज नवाब सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई थी, 1 घंटे तक ये बहस चली है। 1 घंटे की इस बहस में नवाब सिंह के वकील ने इन सवालों को उठाया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पुलिस को नवाब सिंह ने डीएनए के बारे में जैसे ही पूछा गया, उसने तुरंत कहा कि डीएनए का सैंपल आप ले लीजिए, मैं डीएनए जांच कराने को तैयार हूं। जिसके बाद वकील का ये कहना था कि अगर हम आरोपी होते, अगर हमने सच में ये गुनाह किया होता या दोष किया होता, इस मामले में दोषी होते, आरोपी होते, तो फिर हम तो इस डीएनए जांच से ना नकूर करते, हम उसके लिए सहमत नहीं होते। हमारा सहमत होना ये बता रहा है कि हम इस मामले में बेगुनाह हैं, हमको फंसाया जा रहा है। इसके बाद वकील ने कुछ सवाल उठाए जो कि तथ्यात्मक तौर पर दिखाई दे रहे थे, जो कोर्ट में भी उठाए गए। सबसे पहले सवाल उठा उस वीडियो का जिसके बारे में हमने भी अपने शो में चर्चा की थी वरुण। वकील ने सवाल उठाया क्योंकि उस वीडियो में 3 लोगों का ही जिक्र हो रहा है, नवाब सिंह का, पीड़िता की बुआ का और पीड़िता का, जो एक हल्का जिक्र आता है। तो उन्होंने कहा कि वीडियो दरअसल बनाया किसने है। सूत्रों के जरिए हमारे पास ये जानकारी आई थी कि शुरुआती जो पुलिस टीम है जो पीड़िता के साथ वहां पहुंची थी, ये वीडियो उनकी ओर से बना है। लेकिन इस मामले को कोर्ट में क्यों नहीं कहा गया कि पुलिस ने ये वीडियो बनाया? उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने ये वीडियो बनाया तो ये वायरल कैसे हो गया? अगर ये जांच का हिस्सा है तो ये बाहर कैसे आया? इस मामले में जो दोषी हैं वो कौन है? अगर पुलिस टीम ने वीडियो बनाया तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसके बाद उन्होंने कहा कि पॉक्सो का मामला चूंकि दर्ज कर लिया गया है और इसीलिए उनको समय नहीं मिला तैयारी करने का। उन्होंने ये कहा कि 1:30 बजे रात को नवाब सिंह को गिरफ्तार किया गया। रात का वो वीडियो है, पूरी वो टाइमलाइन रात की गवाही देती है, लेकिन गिरफ्तारी सोमवार को दिखाई गई। एक रिपोर्ट दर्ज करने में इतना वक्त क्यों लगा? करीब 12 घंटे का वक्त क्यों नहीं लगा? रविवार देर रात को अगर उसको हिरासत में लिया गया तो रविवार को गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जबकि ये रेप का या नाबालिग से रेप का मामला था? उन्होंने कहा कि इस अंतर के दौरान जब देर रात को हिरासत में नवाब सिंह को लिया गया रविवार की, और सोमवार को जब गिरफ्तारी दिखाई गई, इस दौरान पीड़िता कहां थी? क्योंकि उसके बाद एफआईआर होने के बाद से तो सारा मूवमेंट दिख रहा है। वकील का यह आरोप था कि इस दौरान पीड़िता को किसी तरीके के दबाव में या किसी तरीके से तैयार किया गया कि वो ऐसे आरोप लगाए, और उसके बाद ही वो मेडिकल हुआ है, तमाम आरोप लगे हैं। और उन्होंने कहा कि जो बुआ नवाब सिंह के समर्थन में बयान मीडिया में दे रही थी, उसका बयान तुरंत क्यों नहीं लिया गया? वो इकलौती महिला थी जो पीड़िता के साथ कैंपस में मौजूद थी।
उन्होंने कहा कि अगर बुआ की भूमिका संदिग्ध पुलिस अब बता रही है, जिसको बाद में आरोपी के साथ संलिप्तता बताई जा रही है, क्योंकि कोर्ट में जिरह के दौरान जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि पीड़िता की बुआ को भी इस आरोप में एक नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पर या उस पूरे घटनाक्रम में संलिप्तता के तौर पर देखा जा रहा है, तो नवाब सिंह के वकील ने सवाल उठाया कि पहले दिन उसको हिरासत में क्यों नहीं लिया गया, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। और उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी महिला टीम, अगर एक महिला कांस्टेबल पीड़िता की बुआ को उसी वक्त अरेस्ट कर लेती तो ये पूरी टीम लगाकर जरूरत नहीं पड़ती। और उन्होंने कहा कि अब जो दलीलें हैं या जो तमाम बातें हैं, इसमें जब तक बुआ का बयान सामने नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि मामले का सच क्या है। और जो वकील की ओर से कहा गया कि पीड़िता की बुआ को किसी भी तरीके से ढूंढा जाए, उसकी संलिप्तता का पता लगाया जाए और उससे सवाल जवाब किए जाएं ताकि इस पूरे मामले का सच सामने आ सके। चलिए, शुक्रिया उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। जो भी दर्शक हमारे इस शो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए, अब सोमवार को मिलेंगे यूपी की बात के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।